दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 5 हम लगातार अध्ययन कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता है, और इसके 13 वीडियो आपके सामने अपलोड हो चुके हैं। बस मैं आपसे अनुरोध इतना ही करता हूँ कि कुछ हमारे स्टूडेंट्स इन वीडियो को लगातार फॉलो कर रहे हैं, तो बच्चों आपसे मेरा यही अनुरोध है कि आप इस चैनल के बारे में अपने जितने भी क्लासमेट हैं उनको भी सूचना दें, क्योंकि अभी तक बच्चों के पास इस चैनल के लिंक नहीं पहुंचे हैं। तो हमारे पास उनका कोई कांटेक्ट नहीं है, और आप लगातार क्लास में पढ़े हो तो आपके पास कोई ना कोई कांटेक्ट बच्चों से ज़रूर है। तो आप लिंक को शेयर करें ताकि हम जो मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए उसमें हम और आप दोनों कामयाब हों। तो हमारा यही उद्देश्य है। और जो भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं जिनको सिलेबस टाइम टू टाइम नहीं मिल पाता, कई प्रकार की समस्याएं आ जाती है, तो उनके पास ये बहुत ही अच्छा मौका है कि इन दिनों में घर पे रहते हुए आप ये पॉइंट क्लियर कर सकते हैं। और 5 चैप्टर होना बहुत बड़ी बात है, क्रमबद्धता से होना। तो आप लगातार जुड़े रहोगे तो आपको इन वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो यही मेरा आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हम अपने उद्देश्य में कामयाब हो सकें। दोस्तों, चैप्टर नंबर 5 का ये आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पीछे के कुछ वीडियो जो 13 नंबर वीडियो में हमने पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने चालक, ये लास्ट वीडियो का नोट्स पेपर है, पार्ट नंबर 13 देख रहे हो आप लोग। चालक, अर्धचालक और कुचालकों पर ताप का प्रभाव, उनकी प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव पड़ा था। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, थोड़ा सा समझना है, थ्योरिकल पॉइंट था। और एक प्रतिरोध ताप गुणांक, एक अच्छी परिभाषा हमने पढ़ी थी, ठीक है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। तो ये हमारे लास्ट वीडियो का मैटर था जो हमने पढ़ा था। तो मेरे हिसाब से इससे संबंधित आपको कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। अगर होती है तो आप ज़रूर पूछें, मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करवाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। इसके अलावा मेरा यही प्रयास है कि फ़िज़िक्स को आपके लिए आसान बनाने का प्रयास रहे, और कोशिश यही है, और अच्छे क्लास आपके सामने उपलब्ध करवा सकूँ मैं, यही मेरा प्रयास है बच्चों। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि अपने चैनल को आप सक्सेस कीजिए बस। चलो, एक क्वेश्चन भी आया था, उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण करना चाहूँगा। एक प्रश्न पूछा था कि अपवन वेग और अपवन चाल क्या एक ही लिख सकते हैं। तो इस संबंध में मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहूँगा कि काफ़ी किताबों में, कुछ किताबों में मैंने भी देखा है, ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन 1-2 किताब में ज़रूर देखा है कि अपवन वेग और अपवन चाल शब्द यूज में लिए हुए हैं, दोनों ही शब्द यूज में लिए हुए हैं। तो इसके पीछे मैं एक छोटी सी ये बात आपको बता देना चाहूँगा, ऐसा क्यों किया है। क्योंकि हमने उस टॉपिक के अंदर कुछ ऐसा पढ़ा था, जब हमने सूत्र को प्रूफ किया था तो एक चालक लिया था एल लंबाई का, याद आ रहा आपको। ये सिरा नेगेटिव जोड़ा था, ये सिरा पॉजिटिव जोड़ा था, और ये कहा था कि अपने ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ऋण सिरे से धन सिरे की ओर गति करते हैं। देखो, चाल और वेग की बात आती है, ये शब्द हम यूज में ले रहे हैं, अपवन वेग एक शब्द तो यूज में ले रहे हैं, अपवहन वेग, और दूसरा शब्द हम यूज में लेना चाहते हैं अपवहन चाल, ठीक है। अगर इन कॉन्सेप्ट पे अगर ध्यान दें तो 2 चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। वेग की बात आती है तो हम लिखते हैं सर विस्थापन की चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि विस्थापन बटे समय होता है। और जब चाल की बात आती है तो हमें लिखना पड़ेगा दूरी बटे समय, ठीक है। जब हम वेग की चर्चा करेंगे तो विस्थापन की बात करनी पड़ेगी, और चाल की चर्चा करेंगे तो दूरी की बात करनी पड़ेगी। नंबर 2 बात, अगर वेग की बात करेंगे तो हमें दिशा की चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि वेग सदिश होता है। और चाल की बात करें
तो हमें दिशा का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो मैं पहले तो इस बात का जवाब देता हूँ कि ये दोनों ही शब्द क्यों यूज में लिए जाते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है। ठीक है, और अगर दोनों यूज में लिए जा सकते हैं तो इनमें से सही जवाब कौन सा होना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमने क्या पढ़ा था कि हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन थे, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ये इलेक्ट्रॉन लिए थे हमने, याद आ रहा है आपको, इसको हमने इलेक्ट्रॉन माना था। और बाह्य विद्युत क्षेत्र जैसे ही हमने लगाया, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र हो गया, इन इलेक्ट्रॉनों पर बल लगा। ठीक है, बल लगा, वो एक निश्चित दिशा में वो बल लगता है ऋण सिरे से धन सिरे की ओर। ठीक है, उस कारण ये इलेक्ट्रॉन ऋण सिरे से धन सिरे की ओर एक निश्चित दिशा में गति करते हैं। बात समझ में आ रही है? एक निश्चित दिशा में गति करते हैं, मतलब एक सदिश राशि की बात हो रही है, एक निश्चित दिशा में गति हो रही है। फिर दूसरी बात, जैसे ही हमने अपवन वेग का सूत्र निकाला था v/d, अपवन वेग का फॉर्मूला जब हमने निकाला था तो उस दौरान आपने क्या देखा था कि जो हमने अपवन वेग का जो फॉर्मूला यूज में लिया, उस दौरान हमने ये कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जब गति करते हैं तो उस दौरान L लंबाई के चालक को पार करते हैं। बात आ रही समझ में? हमने क्या पढ़ा कि जब ये इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो L लंबाई के चालक को पार करते हैं। ठीक है, तो अब जो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर दूरी है तो भी L मानी हमने, और विस्थापन है वो भी L माना, तो मतलब हमने दूरी और विस्थापन को ये चीज़ मान के चले थे। अदरवाइज़ दूरी हमेशा ज़्यादा होती है विस्थापन से, लेकिन हम इन दोनों को बराबर मान के चले थे। ठीक है, जब इन दूरी और विस्थापन दोनों को हमने बराबर ही माना था, दूरी भी L मानी, विस्थापन भी L माना, तो अपवन वेग और चाल दोनों हम बराबर लिख सकते हैं। लेकिन जब बात आती है दिशा की, तो बच्चों मेन इसमें पॉइंट है दिशा का, कि इलेक्ट्रॉन आखिर जा कहाँ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की एक निश्चित दिशा है यहाँ पर, और वो दिशा है ऋण सिरे से धन सिरे की ओर। इस निश्चित दिशा होने की वजह से हमने ये जो अपवन वेग पढ़ा था, इस अपवन वेग को हमने सदिश रूप दिया था। बात आ रही समझ में? और सदिश रूप में यहाँ माइनस का चिन्ह भी लगा था, वो इस बात को बता रहा था, ये सदिश का ही प्रतीक है कि इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में एक औसत वेग से गति कर रहे हैं, एक निश्चित दिशा में गति कर रहे हैं। उस वेग को, जिस वेग औसत वेग से गति कर रहे हैं, उस वेग को हम अपवन वेग कहते हैं। और फिक्स डायरेक्शन होने की वजह से ये वर्ड सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाता है, अपवहन वेग। ठीक है, बात आ रही समझ में? अगर कुछ किताबों में ये शब्द मिल जाए, बहुत कम मिलेगा, बहुत ही कम, अगर मिल भी जाए तो उसके पीछे रीज़न सिर्फ मैं तो इतना ही कहूँगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलकर यहाँ तक आया है, तो इसने दूरी भी L ही तय की है और विस्थापन भी L ही किया है। तो एक निश्चित समय के लिए ये दूरी और विस्थापन बराबर हो गए इलेक्ट्रॉन द्वारा, तो अपवन वेग और चाल को बराबर उस कंडीशन के लिए लिखा जा सकता है। अदरवाइज ज़्यादा यूज में यही शब्द अपने को लेना है। चलिए, हम आज के, ये तो उस प्रश्न का मैंने जवाब देने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब आज हम आगे बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी दोबारा लास्ट वीडियो की चर्चा कर देना चाहूँगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने प्रतिरोधकता के बारे में पढ़ा, रो, हमने चालकता के बारे में पढ़ा, याद आ रहा है, सिग्मा। ठीक है, इनकी मैं चर्चा करता हूँ। और एक संबंध होता है कि सिग्मा बराबर 1/ρ, इन दोनों में ही सूत्र होता है, संबंध होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपको।
अब आपसे मैं एक बात पूछूं और आपको पता भी इस चीज़ का कि सर जब रो बढ़ाते हैं तो सिग्मा का मान घटता है। क्लियर है? व्युत्क्रम है। सेकंड बात, जब रो घटाते हैं मतलब कम करते हैं तो सिग्मा का मान बढ़ता है। बात आ रही है समझ में? यानी प्रतिरोधकता जितनी कम होगी चालकता का मान उतना ही बढ़ेगा। समझ में आ रही है बात मेरी? अब देखो, हम चालकों की बात करें तो मैं चालक की बात करूंगा, ठीक है? चालक की बात करूं तो आप यही कहोगे कि चालक क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उनकी चालकता ज़्यादा होती है। यही तो बात होती है। चालक क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उनकी चालकता ज़्यादा होती है। समझ में आ रही बात मेरी? चालक इसीलिए कहलाते हैं वो क्योंकि उनकी चालकता ज़्यादा होती है। इसी का दूसरा अगर मीनिंग लिखूं तो आप ये कह सकते हो कि सर इनकी प्रतिरोधकता कम होती है। सही बात है ना? ये एक ही बात है, ठीक है? इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, चालक क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उनकी चालकता ज़्यादा होती है। मतलब दूसरा मतलब प्रतिरोधकता कम होती है। ठीक है दोस्तों? अब देखो, अगर मैं इस बात को यहाँ देखूं तो आप एक बात यहाँ नोट कर रहे होंगे कि प्रतिरोधकता जितनी कम होगी चालकता उतनी ही ज़्यादा होगी। सपोज मैंने एक कंडीशन रख दी कि मैं प्रतिरोधकता का मान 0 की ओर ले जा रहा हूँ, मतलब प्रतिरोधकता बहुत ही कम कर रहा हूँ। ठीक है? प्रतिरोधकता का मान जब बहुत ही कम करते हैं तो स्पष्ट बात है कि चालकता का मान बढ़ेगा। और मैं इसको 0 की ओर ले जा रहा हूं तो इससे क्या रिजल्ट निकला? रो का मान यानी प्रतिरोधकता का मान जब घट रहा है तो स्पष्ट बात है चालकता का मान बढ़ेगा। और 0 प्रतिरोधकता न्यूनतम होना मतलब चालकता अनंत की ओर जाना, और अनंत की ओर चालकता जाना इसका मतलब क्या होता है? बहुत अधिक चालकता। अनंत का मतलब यही हुआ बहुत अधिक चालकता। और ये बहुत अधिक चालकता कब प्राप्त होती है आपको? बहुत अधिक चालकता कब प्राप्त होती है आपको? जब रो का मान बहुत ही कम होता है। और बहुत ही कम ही कितना? मैं तो कहूं 0, क्योंकि बहुत अधिक चालकता अनंत कब आती है? चालकता बहुत ज्यादा चालकता कब आती है? जब रो का मान लगभग 0 हो जाए। ठीक है? बात समझ में आ रही है मेरी? ये चीज क्लियर हो रही है? अगर ऐसी कंडीशन कहीं हो जाए, ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन कहीं हो जाए तो इस कंडीशन में पहली बात तो ये देखो कि ऐसी कंडीशन कब हो सकती है? ऐसी कंडीशन आखिर हो कब सकती है? प्रतिरोधकता का मान चेंज करें और चालकता बढ़ जाए। ठीक है? तो ऐसी कंडीशन कब हो सकती है? जब प्रतिरोधकता का मान कम करना पड़ेगा, कैसे भी करें। और अगर ऐसी कंडीशन हो जाए तो वो कंडीशन अति चालकता की कंडीशन कहलाती है। बात समझ में आ रही है? अति चालकता की, अति मतलब बहुत ज्यादा, और चालकता ही है। तो ये कंडीशन अति चालकता की कंडीशन कहलाती है। अगर आपसे ये याद रखने का एक अच्छा तरीका है कि अति चालकता की कंडीशन क्या है, तो ऐसी कंडीशन जिसमें प्रतिरोधकता का मान घट जाए और घटकर लगभग ये मानो
शून्य ही हो जाए, ठीक है, घटकर शून्य हो जाता है तो वो अति चालकता बहुत ज्यादा हो जाती है, वो अति चालकता की कंडीशन है। और ऐसी कंडीशन प्राप्त करने के लिए हम जो भी पदार्थ है उसके ताप में परिवर्तन करते हैं। क्या करते हैं? ताप में परिवर्तन। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अति चालकता पर। अब होता क्या है शायद आपको समझ में आ गया। और ऐसा अध्ययन सबसे पहले 1911 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कोमरलिंग ओन्स। इन्होंने सबसे पहले इस घटना का अध्ययन किया, ठीक है। और कोमरलिंग ओन्स ने क्या पाया कि कुछ धातु, ठीक है, कुछ विशेष धातु, कुछ धातु एवं मिश्र धातु, कुछ धातु एवं कुछ मिश्र धातुओं में यह पाया गया कि एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित, सेम ही बात है जो मैं बता रहा हूं, एक फिक्स ताप पर, एक निश्चित ताप पर इनकी जो प्रतिरोधकता है वो अचानक यानी असामान्य रूप से, इनकी प्रतिरोधकता असामान्य रूप से घटकर, तेजी से घटकर क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। अब आगे ना बात हुई, ये इसकी खोज, इसका पता कोमरलिंग ओन्स ने लगाया। उसने देखा कि कुछ ऐसी धातु, मिश्र धातु ऐसी होती हैं जिनमें एक निश्चित टेम्परेचर अगर आप कर दो तो प्रतिरोधकता का मान, ये बात आ रही ना, असामान्य रूप से घटकर बहुत ही कम यानी न्यूनतम से न्यूनतम यानी 0 हो जाता है। अब प्रतिरोधकता घट गई तो स्पष्ट बात है, आप समझ गए होंगे इसका दूसरा मीनिंग क्या हो गया। इसका दूसरा मीनिंग ये हो गया कि चालकता बढ़ गई, ठीक है, चालकता बढ़ गई, दूसरा मीनिंग ये निकलता है, ठीक है। इससे ये जो हम घटना पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस घटना को अति चालकता नाम दिया गया और पदार्थों के इस गुण को अति चालकता कहा गया। पदार्थों का ये जो गुण था ना, इन पदार्थों का, उसे अति चालकता का गुण कहा गया और इन पदार्थों को अति चालक पदार्थ कहा गया, ठीक है। ऐसे पदार्थों को क्या कहा गया? अति चालक पदार्थ। लिख देता हूं मैं, ठीक है। पदार्थ तो कहलाए, पदार्थ अति चालक पदार्थ कहलाए, ठीक है। और ये जो गुण है, इस गुण को नाम दिया अति चालकता। पदार्थों का ये जो गुण था, इस गुण को अति चालकता नाम दिया। और ये जो ताप था, यानी जिस ताप पर ये घटना हो रही है, उस ताप को नाम दिया दोस्तों क्रांतिक ताप, ठीक है, क्रांतिक ताप नाम दिया इसको। और देखो इसके बाद मतलब ये जो घटना, इसके बारे में कोमरलिंग ओन्स ने पता लगाया। इसने सबसे पहले, ये बात भी ध्यान रखना, कोमरलिंग ओन्स ने सर्वप्रथम पारे पर, किस पर? पारे पर ये घटना को, इस गुण को देखा उसने और पारे पर उसने क्या किया? पारे को 4.2 केल्विन ताप पर, 4.2 केल्विन ताप पर इसको ठंडा किया, यानी इसका ताप कम किया इसका, ठीक है, ठंडा किया इसको। ताप कम करना मतलब ठंडा हो गया, ठीक है, ताप पर ठंडा किया। जैसे ही ठंडा किया तो इसकी प्रतिरोधकता का मान घटकर लगभग 0 के बराबर हो गया और इसका मतलब उसकी चालकता बढ़ गई। सबसे पहले पारे के लिए ये घटना कोमरलिंग ओन्स ने बताई।
ठीक है, 4.2 केल्विन पर। ये बात भी कई बार परीक्षा में पूछी जा सकती है। आई बात समझ में? इसके लिए एक बात और ध्यान रखना कि अचानक चालकता बढ़ जाना, यानी एक प्रकार से पदार्थ का असामान्य रूप से व्यवहार करना, ठीक है। और चालकता अचानक तेजी से जब बढ़ती है तो ये भी देखा गया कि ऐसे पदार्थों में अचानक चालकता बढ़ने से पदार्थ के भीतर यानी पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, इसके बारे में चुंबकीय क्षेत्र आगे आएगा अपने, चुंबकीय क्षेत्र भी शून्य हो जाता है। ठीक है, इस घटना में पदार्थ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाता है। इसे मेसनर प्रभाव कहते हैं। ये क्या कहलाता है? मेसनर प्रभाव कहलाता है। ठीक है, यानी अति चालकता की अवस्था में, अति चालकता की कंडीशन में पदार्थ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य हो जाता है। इस प्रभाव को मेसनर प्रभाव कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल अपने को आगे के चैप्टर में मिल जाएगी। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाता है, ये प्रभाव क्या कहलाता है? मेसनर प्रभाव कहलाता है। इसके अलावा फिर समय समय पर कॉमनलिंग-ओन्स के अलावा अनेक वैज्ञानिकों ने इसके बारे में जांचा और खोज करने लगे। फिर अनेक पारे को छोड़कर, पारे के अलावा अन्य कई ऐसे अतिचालक पदार्थों के बारे में भी खोज हुई। ठीक है, तो ये था आज के इस टॉपिक में अतिचालकता के बारे में। हाँ, एक प्रश्न ये बन सकता है कि अतिचालक पदार्थों के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है, इन पदार्थों के, ऐसे पदार्थों का उपयोग कहाँ होता है। तो उपयोग की बात करें तो देखो, ऐसे साधन में उपयोग होगा जहाँ पर चालकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि चालकता बहुत ज़्यादा होती है ना, तो इनका उपयोग अधिक चुंबकीय क्षेत्र वाले चुंबक बनाने में, जिन्हें अतिचालक चुंबक भी कहते हैं, मोटर विद्युत जनित्र में, सुगराई ट्रांसफार्मर में और सुपर कंप्यूटर बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। तो इनको आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना, याद रह जाते हैं वैसे बेसिकली, ये कई बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं और इनके बारे में डिटेल अपने को नहीं पढ़नी है। ठीक है, क्योंकि ये और आगे से आगे बढ़ते जाते हैं टॉपिक, इनका कोई अंत नहीं है, लेकिन आपको बस इतना याद रखना है। तो अतिचालकता क्या होती है, इसकी परिभाषा कैसे देंगे अपने, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि कुछ धातु और कुछ मिश्र धातु में एक निश्चित ताप पर प्रतिरोधकता का मान असामान्य रूप से घटकर शून्य हो जाता है। ऐसे गुण को अतिचालकता का गुण कहते हैं। ऐसे पदार्थों को अतिचालक पदार्थ कहते हैं। ऐसा ताप क्रांतिक ताप कहलाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे के नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलूँगा। तब तक के लिए घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, और आपसे मेरा यही अनुरोध है, प्लीज़ आप मेरी रिक्वेस्ट, ये जो प्रार्थना मैं आपसे कर रहा हूँ, इसको आप माने और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस चैनल को शेयर कीजिए आप। ठीक है, बच्चों तक प्लीज़ आप ये चैनल के बारे में लिंक पहुँचाइए, मेरा ये अनुरोध है, ताकि मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा पीछे ना रहे। ठीक है, इस समय का उनको भी पूरा फ़ायदा हो, और ये बच्चे जो घर पे मतलब उनको ये मैटर नहीं मिल पा रहा है, और ये तो आप देख रहे होंगे कि लगातार जैसा हमने बोला था वैसा हम काम कर रहे हैं, लगातार आपको टाइम टू टाइम वीडियो अपडेट मिल रहे हैं। तो हम आपसे यही चाहते हैं कि आप इस चीज़ को, इस चैनल को बच्चों तक पहुंचाएं, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।